हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तू कैसे हो? होप करता हूँ बढ़िया होंगे। सो लेट्स वॉच द स्टोरी। सबको अरण्या के बारे में पता चलना। अब तक आपने सुना कि विक्रांत जी अरण्य का तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वह एक शख्स की एंट्री होती है। अब आगे सब शौक से उस इंसान को देखने लगते हैं। तभी गौरी जी पहले शौक से बाहर आकर उस इंसान से पूछती है, यह क्या कह रहे हो अक्षय? रुद्रांश एक लड़की के पीछे सपनों में भी नहीं होगा। वही जब रुद्रांश जो अब तक आशय को घूर रहा था अब अपने मोम को घूरने लगा। उनका कहने का क्या मतलब है? क्या वो लड़की के पीछे नहीं पड़ सकता? वही उनके ऐसे सवाल सुनकर अक्षय हंसते हुए कहता है, आपका क्या मतलब बड़ी माँ? आपका बेटा लड़की की ही पीछे पड़ा है। आपका रिएक्शन देखकर मुझे ऐसा लग रहा कि आप मुझे ऐसे शब्द एक्सपेक्ट कर रहे हो जैसे मैं आकर कहूँ, बड़ी माँ आपका बेटा एक लड़के का पीछा पड़ा है। ये सुनकर सब मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। जब अक्षय को लगता है कि कोई उसे घूर रहे हैं तो सिर उठाकर रुद्रांश की तरफ देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी उसको ध्यान आता है कि वो सबको उस लड़की के बारे में बता दिया। फिर कुछ सोचकर अपने मन में कहता है, अब कह दिया तो कह दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब पनिशमेंट मिलनी ही है तो आधी बात क्यों पूरी बात बताकर ले लूँगा। वैसे इस खड़ूस बहुत परेशान करता है। अब सब इसको परेशान करेंगे और मैं एंजॉय करूँगा। फिर वो रुद्रांश को इग्नोर करके गौरी जी की तरफ देखकर कहता है बड़ी माँ आपका बेटा 3 सालों से एक लड़की को ढूंढ रहा है। उस लड़की बहुत यूनिक आन के है, लवेंडर ब्लू आइज। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वार्ड में ऋषि दरवाजे के पास नॉक करता है तो रुद्रांश उसको अंदर आने को कहता है। ऋषि रुद्रांश को देखकर कहता है, बॉस मैंने सीसीटीवी की फुटेज निकाला है। तो युवान दिखने को कहता है तो ऋषि वो टीवी से कनेक्ट करता है। जब सब ने उन गुंडों को देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है। वही रुद्रांश, युवान और अक्षय उन गुंडों को देखते हैं तो उन्हें समझ आ गया वो लोग किसके आदमी हैं। तभी सबको अरण्या दिखाई देती जो कार से उतर रही थी। फिर सब ने उसका फाइट देखा। रुद्रांश शॉक हो चुका था क्योंकि उसको समझ आ गया था कि वो लड़की उसकी जाना ही है और उसके फेस पर अन्य सा ही स्माइल आ गई। उसको अपनी जाना की यह वाला रूप और भी पसंद था, पर सब ने उसका फेस को नहीं देखा क्योंकि अरण्या में मास्क पहना था। जब उसका मास्क उतरा तो वो कैमरा में कैप्चर नहीं हुआ। फिर सब ने क्लोजअप में उसका चेहरा देख तो सब उसकी आंखें देखकर शॉक हो गए, सिवाय विक्रांत जी और ओमकार जी के, क्योंकि सब ने आज तक सच में इतने खूबसूरत आन के नहीं देखे। तभी अक्षय भी चीख पड़ता है, अबे ये तो वही है तुम्हारा दिलरुबा। तो सब और भी शौक हो जाते हैं विक्रांत जी को ये सुनकर कि उसके पोते को वही लड़की पसंद है जो लड़की उन्हें पसंद है, तो उनके मन में लाडू फूट रहे थे। वही जब ऋषि अक्षय के मुंह से ये सुनता है तो उसे लगता है कि रुद्रांश सबको अरण्या के बारे में बता दिया। तो वो भी बोल पड़ता है, जी सर, ये अरण्या मम ही है जो बिग बॉस को बचाया है। अब रुद्रांश उसको घूरने लगता है। फिर उसको छोड़ फिर से अरण्या की तरफ देखने लगता है जो स्क्रीन पर दिख रही थी। जब सब लोग अरण्य के नाम सुनते हैं तो उन सबको और भी अच्छा लगता है। तभी गौरी जी रुद्रांश की तरफ देखकर कहती है, रुद्र मुझे कल मेरा बहू अपने घर में चाहिए। तो रुद्रांश भी थोड़ा चिढ़कर कहता है, मैं भी आज तक उससे नहीं मिला तो उसको कहाँ से लावो। ये सुनकर रिदान कहता है, डोंट से भाई, क्या आप आज तक भाभी का चेहरा भी नहीं देखा? तो अक्षय हंसते हुए कहता है, वही सच है भाई। फिर वो आगे कुछ कहता, युवान जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि उसे रुद्रांश की गुस्सा के बारे में पता है। अब वो चीर चुका है। अगर वो अक्षय को नहीं रोका तो रुद्रांश सब पर फूटेगा। वही सब निराश हो चुके थे। तभी रुद्रांश कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चला गया। ऋषि भी जाने लगता है तो कल्याणी जी उसे रोककर उससे पूछती है, और बता मेरी पोता बहू के बारे में। तो ऋषि भी जितना उसको पता है उतना सबको बता देता है। वही सबको अरण्या की पस्त को सुनकर बहुत बुरा लगता है और साथ में उन्हें सिंघानिया परिवार पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद विक्रांत जी का डिस्चार्ज हो जाता है। सब ओबरॉय मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वही रुद्रांश एक सुनसान जगह पर कार रुकता है। थोड़ी देर बोनट पर बैठकर अरण्या के बारे में सोचने लगता है। फिर ऋषि को कॉल करके कहता है, मुझे वो इंसान मेरे हेल में चाहिए। इतना कहकर कॉल कट कर देता है। फिर वो घर के लिए निकल जाता है। ऋषि भी जाने लगता है तो कल्याणी जी उसे रोककर उससे पूछती है, और बता मेरी पोता बहू के बारे में। तो ऋषि भी जितना उसको पता है उतना सबको बता देता है। ऋषि भी जितना उसको पता है उतना सबको बता देता है। वही सबको अरण्या की पस्त को सुनकर बहुत बुरा लगता है और साथ में उन्हें सिंघानिया परिवार पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद विक्रांत जी का डिस्चार्ज हो जाता है। सब ओबरॉय मेंशन के लिए निकल जाते हैं।
वही रुद्रांश एक सुनसान जगह पर कार रुकता है, थोड़ी देर बोनट पर बैठकर अरण्या के बारे में सोचने लगता है। फिर ऋषि को कॉल करके कहता है, मुझे वो इंसान मेरे हेल में चाहिए। इतना कहकर कॉल कट कर देता है, फिर वो घर के लिए निकल जाता है। अरण्या और रुद्रांश की मुलाकात। अब तक आपने सुना कि विक्रांत जी का डिस्चार्ज हो जाता है और सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। अब आगे वही अरण्या विक्रांत जी को बचाने के बाद द व्हाइट लोटस इंपीरियल, जो दिखने में बिल्कुल द हेवनली इंपीरियल की तरह दिखती है, जो अरण्या ने बनवाया, वह जाती है। उसका सिंघानिया मेंशन जाने का मूड नहीं था, उसको थोड़ा शांति चाहिए थी, और जब वो पूरी घर को देखती है तो अब उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि सब कुछ सेट हो चुका था। उसके आकाजान भी 10 दिन बाद आने वाले हैं। वो सवेंस को डिनर टाइम पर स्टडी रूम भिजवाने को कहकर वो स्टडी रूम में अकेली जाती है। फिर वह दिग्विजय जी को एक मैसेज कर देती है कि दादू आज मैं नहीं आने वाली हूँ, मुझे कुछ काम है तो मैं कपूर मेंशन में रुक रही हूँ, और अपना काम करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। फिर अरण्या अपने डिनर करके फिर से कुछ देर काम करने लगती है। फिर वह स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाती। सिंघानिया मेंशन। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सवेंस उन्हें खाना सर्व कर रहे थे। वही सब लोग अरण्या की राह देख रहे थे। तभी उन्हें दिग्विजय जी की आवाज आती है। जी खाने को कह रहे थे थी तो अरमान जी उनसे पूछते हैं, अरु अभी तक नहीं आए पापा? है, क्योंकि वो अभी भी कपूर मेंशन में है और वो आज रात वही रहने वाली है। तो अरमान जी जलन की वजह से थोड़ा गुस्से में कहते हैं, वह कैसे रोक सकती है पापा? वो आगे कुछ कहते, दिग्विजय जी उन्हें रोक देते हैं। फिर उनसे कहते हैं, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने हक 14 साल पहले ही को चुके हो। अब मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो अब कोई कुछ नहीं कहते और चुपचाप अपना डिनर करने लगते हैं। कुछ देर बाद सबका डिनर हो गया। सब हॉल में बैठे हुए थे। तो दिव्या जी दिग्विजय जी की तरफ देखकर कहती है, पापा हमने कल राय परिवार को बुलाया है। तो रुक्मिणी जी कहती है, क्यों? तो दिव्या जी कहती है, वो हमने डिसाइड किया है कि हम माहिरा की शादी करना चाहते हैं। तो रुक्मिणी जी कहती है, माहिरा के लिए क्यों? रिश्ता तो बचपन में अरण्या के साथ हुए ना। तो दिव्या कहती है, पर माँ, माहिरा और सिद्धांत एक दूसरे से प्यार करते हैं और रॉय परिवार भी माहिरा को ही अपना बहू बनाना चाहते हैं। माहिरा भी कहती है, हाँ दादी, में और सिद्धांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो रुक्मिणी जी कुछ कहती। दिग्विजय जी कहते हैं, ठीक है। इतना कहकर वो रुक्मिणी जी को लेकर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद एक एक करके सब लोग चले जाते हैं। उन सबको माहिरा से कोई लेना देना नहीं था सिवाय दिव्या जी के। पर सबके दिल में एक दुख था कि उनका प्रिंसेस उनसे दूर हो चुकी है। अब माहिरा उसके लिए आया हुआ रिश्ता भी छीन लिया। उन सबको यही डर साथ रहा कि कल अरण्या को ये पता चलेगा तो क्या होगा। सब लोग यही उलझनों में सो जाते हैं। अगली सुबह व्हाइट लोटस इंपीरियल। अरण्या अपनी रूटीन के हिसाब से उठती है। फिर जिम जाकर थोड़ी मेहनत करती है। फिर हॉर्स राइडिंग। अरण्या को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है। फिर वो रेडी होकर ओबरॉय कॉरपोरेशन के लिए अकेली जाती है, कल की पोस्टपोन की हुई मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो 10 बजे की है। ओबरॉय कॉरपोरेशन। इधर रुद्रांश अपने केबिन में कम कर रहा था। अभी बाहर कोई गेट नॉक करता है। तो रुद्रांश कम इन कहता है। तो ऋषि अंदर आकर कहता है, बॉस वो हमारे बेसमेंट में है। तो रुद्रांश कहता है, उसका अच्छे से खातिरदारी करना। तो ऋषि कहता है, बॉस अभी आधे घंटे में आपको इन्फिनिटी एम्पायर की प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है, उनका असिस्टेंट भी आ गया है। तो रुद्रांश सिर हिला देता है। 20 मिनट बाद अरण्या की कार आकर ओबरॉय कॉरपोरेशन में रुकती है। वो हमेशा बॉडीगार्ड्स नहीं रखती क्योंकि वो अकेली ही काफ़ी है, पर फिर भी शैडो गार्ड्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वो रिसेप्शन पर जाकर कहती है, आई केम फॉर अ मीटिंग, और एक कार्ड देती है। वही वो रिसेप्शनिस्ट वो अरण्या को 60 फ्लोर पर जाने को कहती है। अरण्या ने एक ब्लैक बिजनेस शूट और मुंह पे मास्क और गॉगल्स लगाया। वो लिफ्ट से 60 फ्लोर पर जाती है, मीटिंग रूम में पहुंचती है। वहां निहाल जब अरण्या को देखता तो उसको ग्रीट करता है। वही दूसरी तरफ रुद्रांश का दिल मीटिंग रूम के नज़दीक जाते ही तेजी से धड़कने लगता है। वो एक गहरी सांस लेकर मीटिंग रूम में इंटर करता है तो उसको एक जानी खुशबू आता है। फिर अपना सिर जातक कर अपनी सीट पर बैठ जाता है। पर जब अरण्या देखता तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपनी जाना को पहचान गया था। उसने अभी भी मास्क और गॉगल्स नहीं निकला, फिर भी रुद्रांश उसको और उसकी खुशबू को अच्छे से पहचान गया था। वही अरण्या अपनी गॉगल्स उतारकर उसको ग्रीट करती है, हेलो मिस्टर ओबरॉय। पर जब वो भी उस ऑलिव ग्रीन आइज देखती है तो वो भी शॉक हो जाती है। उसके लिप्स हल्के ऊपर मूड जाते हैं। वो अपनी मन में कहती है, फाइनली फाउंड यू माई किंग।
वही रुद्रांश जो शोक में था वो भी होश में आकर उसे हाथ मिलते हुए हेलो मिस एस। जब वो दोनों हाथ मिलते हैं तो उन दोनों की धड़कन बाज जाती है और रुद्रांश को अरण्या के हाथ कॉटन की तरह सॉफ्ट लगे। अरण्या जल्दी होश में आकर कहती है मीटिंग स्टार्ट करे, तो रुद्रांश भी सिर हिला देता है। ऋषि भी अरण्या को देखकर शॉक हो गया था, इतना कम एज की लड़की इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट है। पर वो अपनी सिर झटककर मीटिंग स्टार्ट करता है। अरण्या प्रेजेंटेशन देती है, रुद्रांश और ऋषि भी उसका स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो चुके हैं। प्रेजेंटेशन के बाद रुद्रांश अरण्या को देखकर कहता है इम्प्रेसिव, वी लाइक दिस प्रोजेक्ट। तो अरण्या कहती है देन लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो रुद्रांश भी ओके कहता है। फिर अरण्या जाने को होती है पर उससे पहले रुद्रांश उसको रोक देता है और कहता है वैसे लंच का टाइम हो गया है, आप मेरे साथ लॉन्च कीजिए। ऋषि भी कहता है मैम आप लंच करके ही जाए। अरण्या भी ओके कहती है। फिर वो दोनों रुद्रांश के केबिन में जाते हैं। कुछ वक्त बाद ऋषि लंच लेकर आता है और उन दोनों को सर्व करके चले जाता है। निहाल ऋषि के केबिन में था। जब अरण्या अपनी मास्क उतारती तो रुद्रांश उसको देखते ही रह जाता है। उसको खुद को ऐसे देखते देख अरण्या की फेस पर हल्की मुस्कान आ जाती है, पर वो थोड़ी कसती है तो रुद्रांश होश में आता है। अरण्या लंच करने को कहती है तो रुद्रांश थोड़ा जग जाता है। अगर घर वाले या ऋषि उसको ऐसे करते देखते थी उनको हार्ट अटैक आ जाना है। वो दोनों अपना लंच कंप्लीट करते हैं। इस दौरान दोनों ने एक भी शब्द नहीं कहा। फिर अरण्या कुछ सोचकर रुद्रांश से कहती है एयरपोर्ट पर आप ही हैं न मिस्टर ओबरॉय। रुद्रांश को भी उसकी बात समझ जाती है। वो अपने मन में बहुत खुश था क्योंकि उसका जाना को वो याद था, तो वो हाँ में सिर हिला देता है। तो अरण्या उससे उसकी कड़ी की बारे पूछती है। रुद्रांश कहता है वह मेरे घर पर है, जब हम फिर से मिलेंगे तब मैं दे दूंगा। अरण्या कहती है तो फिर मैं चलती हूँ। तो रुद्रांश को उसकी ये बात पसंद नहीं आया, पर वो कुछ नहीं कर सकता। फिर कुछ सोचकर वो उससे पूछता है क्या मुझे आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है ताकि हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर सके। उसका ये बात अरण्या को भी सही लगी तो वो दे देती है। उसके बाद वो निहाल के साथ अकेली जाती है। उसके जाने के बाद रुद्रांश के फेस पर एक जंग जीतने वाली स्माइल आती है। वो खुद से कहता है बहुत तड़पाया है तुमने जाना, अब मैं तुम खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम जाना चाहती तो तभी नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर डेविल स्माइल करने लगता है। वही गाड़ी में निहाल और अरण्या सिंघानिया मेंशन के लिए जा रहे थे। तभी निहाल अरण्या से कहता है बॉस क्या आपको मिस्टर ओबरॉय का आपको देखना अलग नहीं लगा? मुझे तो ऐसे लग रहा था कि वो अपने अंकों से आपको चुरा कर ले जाएगा। आप उससे दूर रहिए बॉस, वो बहुत डेंजरस है। तभी उसको अरण्या की घूरती नजरें महसूस होती है तो वो अपना टुक निगलता है। फिर अपनी मन में सोचता है मैं ये कैसे भूल गया कि बॉस भी बहुत डेंजरस है, वह क्या जोड़ी है। फिर सिर जातक कर चुपचाप कार चलने लगता है। वही अरण्या विंडो से बाहर देख रही थी, उसके फेस पर हल्की स्माइल थी। रुक्मिणी जी का दिव्या जी को डांटना और दिव्या जी की आंसू। अब तक आपने सुना कि रुक्मिणी जी माहिरा को शेयर्स देने से मना कर देती है। अश्विनी जी और भूमि जी मिलकर दिव्या जी को समझा रहे थे। अब आगे माहिरा के रूम। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ कुछ शेयर्स नहीं, मुझे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। उस बुढ़ी की जान ले लूंगी। जब देखो मुंह चला रही है। वो अब तक कम क्यों नहीं किया? ये सब उस मनहूस की वजह से हो रहा है। उसका भी कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने उससे उसका मंगेतर छीन लिया तो वो भड़केगी, पर उसने कुछ महान बातों से फिर से सबको अपनी तरफ कर लिया। मोम को मैं उसकी तरफ होने नहीं दूंगी। इतना कहकर वो अपने आप को शांत करके कुछ प्लान सोचने लगी। हेल हाउस के बाहर 5 गाड़ियां आकर रुकती है, उसमें से बॉडीगार्ड और निकलते हैं। ऋषि जाकर बीच वाली गाड़ी की दूर खोलता तो उसमें से रुद्रांश, युवान और अक्षय बाहर निकलते हैं। बॉडीगार्ड्स आसपास फैल जाते हैं। वही सब लोग अंदर अकेली जाते हैं। जब सब लोग देखते हैं तो वह कुछ गार्ड एक इंसान को बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं। रुद्रांश जाकर अपनी वही एक सिंगल सोफे पर बैठे जाता है। उसके अगल बगल सोफे पर युवान और अक्षय बैठ जाते हैं। वही वो आदमी रुद्रांश की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़कर कहता है मिस्टर ओबरॉय प्लीज छोड़ दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो रुद्रांश कहता है ये तुम मेरा दादाजी के पीछे गुंडे भेजने से पहले सोचना चाहिए था, और मैं किसी को भी सेकंड चांस नहीं देता। इतना कहकर उसके सिर पर शूट कर देता है और उस आदमी का ऑन थे स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर रुद्रांश उस बॉडी को उसके पैट्स को खिलने को कहकर हेल हाउस से निकल जाता है। उसके पीछे वो तीनों भी चले जाते हैं। दरअसल वो आदमी रुद्रांश के बिजनेस और अंडरवर्ल्ड की राइवल था।
वो एक डील चाहता था जो रुद्रांश को मिला था, तो उससे बदला लेने के लिए विक्रांत जी को मारने के लिए अपने गुंडों को ऑर्डर दिया था, पर अरण्या ने उनको बचाया। गाड़ी में रुद्रांश सीट से टिककर अपने आंखें बंद करके बैठ है। उसके बगल में युवान आगे ऋषि और अक्षय बेटे है। ऋषि कार ड्राइव कर रहा था। अक्षय को गाड़ी में खामोशी हजम नहीं हुआ तो वो बोल पड़ा, रुद्र तेरी लव स्टोरी कहाँ तक आया? अपना दिलरुबा से मिलने की कोशिश की या नहीं? तो ऋषि फ्लो में अनायास ही कह देता है, देखना क्या सिर लंच भी किया और साथ में फोन नंबर भी लिया। तो युवान और अक्षय शौक होकर उसको देखने लगते हैं। तभी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब उसे पसीने छूटने लगते हैं। वो रेयर व्यू मिरर से रुद्रांश को देखता है तो उसको हार्ट अटैक आने वाला था, क्योंकि रुद्रांश उसको जानलेवा नजरों से गिरने लगा। तभी अक्षय शौक से बाहर आकर अपने सीट में पीछे की तरफ बैठकर रुद्रांश से पूछता है, तू मिला भाभी से? तो रुद्रांश एक गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिला देता है। तो युवान भी कहता है कब? तो रुद्रांश सिंपली कहता है ऑफिस। तो अक्षय बोल पड़ता है, ऑफिस में? भाभी ऑफिस क्यों आए? तो रुद्रांश कुछ जवाब नहीं देता। तो वो दोनों ऋषि की तरफ देखते हैं। ऋषि पहले घबराते हुए रुद्रांश की तरफ देखता है। अपने बॉस को शांत देखकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, अक्षय सिर कल लेडी बॉस मीटिंग के लिए आए हैं। मीटिंग वो थी, अभी भी छोटी है न, मुझे लगा था वो कॉलेज जाती होगी। तो ऋषि न में सिर हिलाता है, फिर कहता है नहीं सिर, लेडी बॉस इन्फिनिटी एम्पायर की फाउंडर और प्रेसिडेंट है। तो युवान और अक्षय का मुंह खोलकर शौक से पहले रुद्रांश को फिर ऋषि को देखते हैं। फिर युवान शौक से बाहर आकर कहता है, सच में तुम मजाक नहीं कर रहे हो न? क्योंकि इन्फिनिटी एम्पायर 6 सालों से यूरोप में नो 1 और एशिया पर कभी नो 1 और नो 2 पोजीशंस में थी, जो ओबरॉय एम्पायर को भी टक्कर दे सकती है, और तुम कह रहे हो कि इसका फाउंडर एक छोटी बच्ची है। तो ऋषि है में सिर हिलाता है। फिर कहता है, जब मुझे भी पता चला तो मैं भी आपका जितना ही शौक हुआ था। वही अक्षय चहकते हुए कहता है, वो मेरी भाभी तो असम है। फिर ऋषि को देखकर, क्या तुम उन्हें देख? तो ऋषि ना में सिर हिला देता है, फिर कहता है, बॉस ने देखा है और उनका नंबर भी लिया है। तो अक्षय और युवान हैरान से रुद्रांश की तरफ देखते हैं। उन्हें नहीं लगा रुद्रांश इतना फास्ट है। तभी ऋषि गाड़ी रोक देता है। अक्षय जल्दी से गेट खोलकर अंदर की तरफ भाग जाते हैं। रुद्रांश और युवान उसे ऐसे भागते देखकर अपना सिर न में हिला देते हैं। फिर वो लोग भी अंदर चले जाते हैं। ऋषि भी अपना घर के लिए निकल जाता है। वही अक्षय भागते हुए अंदर जाता है। हाल में सभी लोग बैठे थे। अभी 8 बज रहा था। अक्षय जल्दी से कल्याणी जी के पास बैठ जाता है। फिर उसे कहता है, डार्लिंग मैंने आपके लिए एक ऐसा खबर लेकर आया जिससे सुनते ही आप मुझे पप्पी दे दोगे। तो विक्रांत जी उन्हें गिरते हुए कहते हैं, पहले उससे दूर रह। तो अक्षय उन्हें इग्नोर कर देता है। रुद्रांश अपने रूम की तरफ चले जाता है। युवान वहीं बैठ जाता है। वही कल्याणी जी कहती है, तो बताओ ऐसे कौन सी खबर लाया है? तो अक्षय कहता है, भाभी के बारे में तो सबके कनकड़े हो जाते हैं। गौरी जी भी उसके पास बैठ जाती है, पर कहती है, अक्षय जल्दी बताओ। दादाजी के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाते हैं। वो भी उसके बारे में जानना चाहते हैं। ओमकार जी और अभय जी भी एक्साइटेड थे। सुहानी और रिदान एक साथ कहिए न भाई। तो अक्षय सबको शक करते हुए कहता है, वह भी कोई और नहीं, इन्फिनिटी एम्पायर की फाउंडर और प्रेसिडेंट है। तो एक पल के लिए सब शॉक हो जाते हैं। तभी ओमकार जी कहते हैं, मजाक नहीं आशय। तो इस बार युवान भी कहते हैं, आशय सच कह रहा है मामू। तो अब सबको अब यकीन हो जाता है। अब सब लोगों को हैरानी हो रही थी कि इतनी छोटी बच्ची ने इतना बड़ा एम्पायर को खड़ा किया है। अब सब लोग अरण्य से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी युवान कहता है, भाभी आज मीटिंग के लिए हमारे कंपनी आई थी। ये बात हमें अभी पता चला है, रास्ते में ऋषि ने बताया। तो सब लोग अब अरण्या से मिलना चाहते थे। उन्हें अब इंतजार नहीं हो रहा है। ऐसे ही कुछ देर बात करने लगते हैं। रुद्रांश भी फ्रेश होकर आ जाता है। फिर सब लोग डिनर करते हैं। सिंघानिया मेंशन। सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। दिव्या जी ने आज अरण्या के लिए डिनर बनाई थी। वो उसे सर्व करने को होती है, पर अरण्या उन्हें रोक देती है। उसे ऐसे रोकते देखकर कहती, बच्चा आज हुआ आपके लिए खुद खाना बनाया है, आपके फेवरेट पनीर की सब्जी। तो अरण्या एक बार उस करी को देखती है तो उसके फेस पर व्यंग्यबारी स्माइल आ जाती है। फिर कहती है, मुझे नहीं चाहिए। तो दिव्या जी कुछ कहती, मेरी आंटी तुरंत कहती है, अरे बेबी यह नहीं खा सकती, इसमें शिमला मिर्च है जो बेबी के लिए जानलेवा है। तो दिव्या जी के साथ साथ सब लोग शॉक हो गए थे। फिर मेरी आंटी फिर से कहती है, अरु बेबी रात को सिर्फ सादा खाना ही खाती है जो प्रोटीन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी होती है। तो दिव्या जी अरण्य की तरफ देखकर उसे माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी बेटा मुझे नहीं पता था। तो अरण्या कहती है,
मिसेज सिंघानिया, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है और प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। तो दिव्या जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से उन्हें पोंछकर अरमान जी के पास बैठ जाती है। सब अब चुपचाप डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद अरण्या चली जाते हैं। उसके जाने के बाद रुक्मिणी जी दिव्या जी से कहती है, क्या हुआ दिव्या, बुरा लगा? तो दिव्या जी है में सिर हिला देती है। तो रुक्मिणी जी कहती है उसे भी तब बहुत बुरा लगा। तो सब उसे देखने लगते हैं। तो रुक्मिणी जी कहती है, याद है सबको अरु के बचपन में माहिरा के आने के बाद सब लोग तो उसे भूल ही गए थे। सबको इस लड़की की पड़ी है। तो माहिरा की मुट्ठी कस जाती है। दिव्या, उस वक्त तुम इतनी आंधी हो गई कि तुम ये भी भूल गई कि अरु को शिमला मिर्च से एलर्जी है। जब माहिरा ने तुमसे उसका फेवरेट शिमला मिर्च कहा तो तुम सभी सब्जियों में शिमला मिर्च मिला दी। तब अरु ने तुमसे कहा कि मुझे नहीं खाना तो तुम उस छोटी बच्ची पर बरस पड़ी और उसको मजबूरी में खानी पड़ी। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैंने आधी रात उसके रूम में गई तो वो बुक से तप रही थी, उसके हाथ पैर ठंडी पड़ गए। मैंने और दिग्विजय जी ने मिलकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जब मैंने तुम कॉल किया तो तुमने कहा कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि माहिरा को बुक है। मैं कुछ कहती तुमने मेरा फ़ोन भी कर दिया। वह तुम्हारी अपनी बच्ची हॉस्पिटल बेड पर बेजान पड़ी थी, पर उसको देखने के लिए उसका इतना बड़ा परिवार, उसका माँ बाप को भी समय नहीं है। छी, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। फिर थोड़ी देर रुककर दिव्या जी से कहती है, तुमने उसके साथ सौतेले से भी बदतर व्यवहार किया है दिव्या। अब वो जिना सीख गए हैं, अब उससे दूर रहो। अगर तुम्हारी वजह से मेरी पोती फिर से मुझसे दूर गई तो तुझे भी उस गोद ली हुई लड़की के साथ इस घर से जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद माहिरा अपनी आंखों में जूती आंसू लाते हुए कहती है, दादी मुझसे इतना नफरत क्यों करती है? मोम तो दिव्या जी कुछ नहीं कहा, वो चली गए। उसके साथ साथ सब भी चले गए। माहिरा अपनी दंत पिसती रह गया। सभी भाई टेरेस पर बैठे थे। रेहान कहता है, हम बहुत बुरे भाई हैं, हमारे बहन के साथ उतना कुछ हुआ पर हमने कुछ नहीं किया, उल्टा उसके न की हुई गलतियों के लिए उसको दोष देते रहे। तो कोई कुछ नहीं कहा, सबके आंखों में आंसू थे। अरमान जी और दिव्या जी के रूम। दिव्या जी फूट फूट कर रोने लगी। अरमान जी उसे संभल रहे थे। दिव्या जी रोते हुए कहती है, मैं बहुत बुरी माँ हूँ मान, मैंने कुछ के बच्ची के साथ सोती से भी बुरी बर्ताव किया। माँ सच कहती है मान, अब वो मुझे नफरत करती है। मैं जानती हूँ बिना माँ की जिंदगी कैसे होती है। मैं भी अपनी माँ को बचपन में ही को दिया, पर वो उसकी माँ होते हुए भी उसको आनंद कर दिया। मैं बहुत बुरी माँ हूँ मान। अरमान जी कुछ नहीं कहते, आखिर वो सच कह रही थी। उनके आंखों में भी आंसू थे। डॉक्टर एम अब तक आपने सुना कि रुक्मिणी जी दिव्या जी को उनकी गलती बताते हैं। दिव्या जी पछतावे से रोने लगती है और अरमान जी उन्हें संभालने लगते हैं। अब आगे। कल सुबह सिंघानिया मेंशन। अरण्या जॉगिंग करके आती है और बाहर के बने बेंच पर बैठ जाती है। तभी उसके आगे एक वाटर बोतल आती है। अरण्या उस वाटर बोतल को देखती है, फिर उस व्यक्ति को। ये कोई और नहीं रेहान था। उसने कहा, प्रिंसेस आप तक गए होंगे न, पानी पीजिए। तो वो कहती है, मैं बुरी लोगों से कुछ नहीं लेती। इतना कहकर वो अंदर अकेली जाती है। वही रेहान को वो वक्त याद आता है जब बचपन में अरू भी ऐसे ही उसके लिए पानी लाती तो वो यही कहकर उस पानी की बोतल को फेंक देता है। ये याद आते ही उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। तभी अश्विन और अबीर उसको शांत रहने को कहते हैं। फिर वो तीनों भी अंदर चले जाते हैं। अरण्या कुछ कम की वजह से जल्दी अपनी कंपनी चली जाती है। उसने इंडिया में 3 साल पहले ब्रांच ओपन किया था। उसके ब्रांचेस इंडिया के साथ साथ पूरी एशिया और यूरोप में फैले हुए थे। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे। आज रुक्मिणी जी को थोड़ा उल्टी जैसा फील हो रहा था। वो मेरी आंटी से अरण्या के बारे में पूछती है तो वो कहती है अरु बेबी कम से बाहर गई है। तो रुक्मिणी जी कुछ नहीं कहती। अब उससे नहीं रहा गया तो वो जल्दी से सिंह के पास जाकर उल्टी करने लगती है और दिग्विजय जी उन्हें संभालने लगते हैं। उन्हें ऐसे करते देख सब लोग परेशान हो जाते हैं। वही माहिरा के दिमाग में एक शैतानी प्लान आ जाती है। वो तुरंत दिव्या जी के पास जाकर कहती है, मोम देखिए न दादी को क्या हुआ है। दादी ने कल भी उल्टी की थी। तो सब लोग उसको देखने लगते हैं। सब लोगों को उसके बातों में आते देख वो फिर कहती है, मैं सच कह रही हूँ मोम, और उनको ये सब अरण्या के दी हुई मेडिसिन की वजह से हो रहा है। पता नहीं वो क्या दी है, वो नॉर्मल टेबलेट्स की तरह नहीं दिख रहे थे। फिर मासूमियत से कहती है, मैं अरण्या को कुछ नहीं कह रही हूँ मोम, मैं जानती हूँ अरण्या दादी से बहुत प्यार करती है, पर उसकी मेडिसिन की वजह से दादी को कुछ हो गया। तो सब लोग रुक्मिणी जी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सबको उसकी बात सही लगी। तभी रुक्मिणी जी वहां आती है। दिग्विजय जी उन्हें साइड से पकड़े हुए थे। वो भी माहिरा के बात सुन लिया। रुक्मिणी जी माहिरा को देखकर गुस्से में कहती है,
आए लड़की अपने हद में रह, मुझे पता है मेरी पोती मुझे ऐसे कोई चीज़ नहीं देती जो मुझे हार्म करे, तो अपनी सलाह अपनी तक रख। इतना कहकर वो अकेली जाती है। उनके जाने के बाद अपनी आंखों में झूठी आंसू लाते हुए अरमान जी की तरफ देखकर कहती है, डैड आप प्लीज़ डॉक्टर अंकल को बुलाइए ना। फिर दिव्या जी की तरफ देखकर कहती है, मोम दादी मेरे बात नहीं सुनती, आपकी तो सुनती है ना, अगर उनको कुछ हो गया तो। उसके बाद सभी को ठीक लगी। अरमान जी भी जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर दिया। सब लोग उनके रूम की तरफ चले गए। जब सब ने रुक्मिणी जी को देखते हैं तो वो फिर से अरण्या के दी हुई मेडिसिन खाने वाली है, तो माहिरा जल्दी से उनके हाथ से वो मेडिसिन छीन लेती है और उसे नीचे फेंक देती है। फिर वो दादी की तरफ देखकर अपनी चेहरे पर मासूमियत और आंखों में आंसू लाकर कहती है, सॉरी दादी, पर आप ये नहीं ले सकते, पता नहीं ये कैसे मेडिसिन है जो आपको और बीमार कर रहे हैं। फिर अपनी मन में, अब देखो अरण्या, तुम फर्स्ट सबके आंखों में कैसे गिराती तू, और उस मेडिसिन को देखकर पता नहीं ये कैसा मेडिसिन है, लगता है गांव से लाई होगी उस फटीचर ने। मुझे क्या, मेरा तो बहुत कम आ रहा है। जब रुक्मिणी जी माहिरा को ऐसा करती देखती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कुछ कहती, दिव्या जल्दी आगे आते हुए कहती है, माँ आप माहिरा को गलत मत समझिए, उसको बस आपकी फिक्र है इसलिए उसने ऐसा किया। तो रुक्मिणी जी कहती है, मुझे किसी की झूठी फिक्र नहीं चाहिए। जब दिव्या जी और अरमान जी उन्हें ऐसे हैपर होते देखते हैं तो वो जल्दी से उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, संत हो जाए माँ, हम सबको बस आपकी हेल्थ की फिक्र है, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वो आते ही होंगे। तो रुक्मिणी जी कुछ कहने को होती है पर दिग्विजय जी उन्हें रोक देते हैं और अपनी पलकें झपका देते हैं, तो रुक्मिणी जी भी कुछ नहीं कहती। आधे घंटे बाद वह एक डॉक्टर आता है, उनके साथ एक नर्स भी थी। वे मुंबई की बेस्ट डॉक्टर्स में से एक है। माहिरा ने जब डॉक्टर को देखती है तो वो जल्दी से उनके पास जाकर कहती है, आइए डॉक्टर अंकल, देखिए ना दादी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। जब डॉक्टर यादव ने माहिरा का अपनी दादी के लिए चिंता देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर वो उसे पूछते हैं, आपके दादी को क्या हुआ, तो माहिरा कहती है, वो मेरे बहन अभी अभी गांव से लौटी है, उसने दादी की डाइट के साथ उनके मेडिसिन भी बदल दिया है। जब से दादी वो मेडिसिन ले रही थी तब से उन्हें उल्टी होने लगी। तो डॉक्टर यादव को बहुत गुस्सा आया। वो आनंद जी की तरफ देखकर कहते हैं, इसके इजाज़त अपने कैसे दिया है आनंद जी, इसकी वजह से आपके माँ की जान भी जा सकती है। तो आनंद जी अपना सिर झुक लेते हैं। डॉक्टर यादव को उस लड़की पर भी यानी अरण्या पर भी गुस्सा आ रहा था, ऐसे कैसे बिना मेडिकल के नॉलेज के की भी मेडिसिन कैसे दे सकते हैं। फिर वो उस मेडिसिन के बारे में पूछता है तो माहिरा वो बोतल जो नीचे पड़ी है वो लाकर उन्हें दे देती है। जब डॉक्टर यादव उस बोतल को देखते हैं तो उन्हें थोड़ा जाना पहचाना लगा। फिर जब बोतल की नीचे बनी सिंबल को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। वो जल्दी से सबको देखकर कहते हैं, क्या आप उस लड़की को बुला सकते हैं जो ये मेडिसिन दी थी। तो सबको लगा वो अरण्या को डांटेंगे। तो दिव्या जी अरण्य को बचाने के लिए कुछ कहती, तभी सबको दरवाजे के पास अरण्या की आवाज़ आती है जो डॉक्टर यादव को कह रही थी, जी में ही वो लड़की ही जो वो मेडिसिन उन्हें दी थी। जब डॉक्टर यादव अरण्या को देखते हैं तो उनको अपनी आंखों हैरानी से बड़ी हो जाते हैं। वो तुरंत उसके पास जाकर कहते हैं, डॉक्टर एम आप ये। वही सब लोग डॉक्टर यादव के मुंह से अरण्या के लिए आम सुनते हैं तो सब शौक से अरण्या को देखने लगते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं डॉक्टर एम कौन है। दुनिया उसको एक मिरेकल डॉक्टर की तरह जानती है जो एक लाश को भी जिंदा कर सकती है। उनको बहुत कम ही लोग देख है। माहिरा जब ये सुनती है तो उसकी पैर लड़खड़ने लगते। वो जल्दी से उनके पास जाके कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुआ होगा, यह अभी अभी गांव से लौटी है। तो डॉक्टर यादव उसको घूरते हुए कहते हैं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुआ, मैंने सही पहचाना है। वही अरण्या कहती है, आप मुझे कैसे जानते हैं। तो डॉक्टर यादव कहते हैं, मैं 1 साल पहले अपने एक सर्जरी परफॉर्मेंस किया था एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट का, तब में भी वह मौजूद था। तो अरण्या को याद जाता है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। तो डॉक्टर यादव कहते हैं, डॉक्टर मैं रुक्मिणी जी के लिए अपॉइंट हुआ हूँ, मैं उनको 3 महीना से उनका चेकअप कर रहा हूँ। मुझे उनका वाइटल में और नर्वस में प्रॉब्लम दिखाई दिया, पर मुझे ये किस वजह से हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उनके वेल्स को नॉर्मल करने के लिए कुछ मेडिसिन दिए थे, पर उनकी हेल्थ में कोई सुंदर नहीं आया। और जब मिस सिंघानिया ने आपके बारे में बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि तब मैं नहीं जानता वो लड़की आप हो। जब मैंने उस बोतल पर बनी सिंबल देखा तो मैं आपसे मिलना चाहता था। ये सुनकर अरण्या कुछ नहीं कहती और दादी के पास जाकर उनसे पूछती है, दादी आपको कुछ हुआ। तो दादी कहती है, बेटा मुझे कल से वॉमिटिंग हो रही है। तो अरण्या कुछ नहीं कहती, उनका हाथ पकड़कर उनका नर्वस चेक करने लगती है।
फिर वो उन मेडिसिन्स को ऐसे नीचे पड़ी देखती है तो पहले माहिरा को घूर कर देखती है, उस डॉक्टर यादव के हाथ में बोतल को। वही डॉक्टर यादव अरन्या से पूछते हैं, डॉक्टर उन्हें क्या हुआ है और आप यह मेडिसिन उन्हें क्यों दे रहे थे? ये तो द नाइन्थ हेवन फार्मास्यूटिकल्स की मेडिसिन है ना, जो एक बोतल करोड़ रुपयों में मिलती है। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। रुक्मिणी जी भी हैरान थी कि वो जो मेडिसिन ले रही थी वो करोड़ों की मेडिसिन है। अरन्या डॉक्टर यादव को देखकर कहती है, दादी को स्लो पोजीशन दिया जा रहा था जो उनके नर्वस में धीरे धीरे फैल रहा था, यह मेडिसिन उनकी एंटीडोट है। जब दिग्विजय जी ये सुनते हैं तो अरन्या से कहते हैं, अब आपकी दादी कैसे है बेटा? तो अरन्या उनकी तरफ देखकर कहती है, अब दादी ठीक है दादू, दादी के अंदर जो पॉइजन है वो वॉमिटिंग के जरिए बाहर आ रही है। वही डॉक्टर यादव कहते हैं, डॉक्टर अब मुझे उनके बॉडी में ऐसे सिम्पटम्स नहीं दिख रहे हैं। तो अरन्या कहती है, क्योंकि यह बहुत रेयर पॉइजन है जो ब्लैक मार्केट में मिलती है, यह उन्हें रोज बहुत कम मात्रा में दे रहे थे तो आपको पता नहीं चला। तो डॉक्टर यादव कहते हैं, आप सच में जीनियस हो डॉक्टर एम। पर ये मेडिसिन। तो अरन्या निहाल को कॉल करके उसको को एक और बोतल मेडिसिन लेकर आने को कहती है। डॉक्टर यादव आनंद जी की तरफ देखकर कहते हैं, अब मेरा कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं चलता हूँ। वो जाने से पहले एक बार अरन्या को ग्रीट करके चले जाते हैं। अब सब लोग अरन्या को देखने लगते हैं। अरन्या का माहिरा पर गुस्सा। अब तक आपने सुना कि सबको अरन्या का डॉक्टर एम का आइडेंटिटी पता चलता है और यही कि रुक्मिणी जी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अब आगे डॉक्टर यादव के जाने के बाद सब लोग अरन्या की तरफ देखने लगते हैं। अरमान जी और समर्थ अपने एग्जिटमेंट को रोक नहीं पाते और अरन्या से पूछते हैं, बेटा क्या आप सच में डॉक्टर एम हो? दिग्विजय जी भी पूछते हैं, हमें पता है कि आप एक डॉक्टर है, पर ये नहीं पता है कि आप वही जानी मानी डॉक्टर एम है, अपने हमें क्यों नहीं बताया है बेटा? तो अरन्या उनके हाथ पकड़ते हुए कहती है, दादू मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तो दिग्विजय जी कहते हैं, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है बेटा, हम तो आप पर गर्व हो रहा है कि हमारी पोती इतना टैलेंटेड है। बाकी घरवाले को भी अरन्या पर गर्व हो रहा था। अरमान जी तो जाकर अरन्या के सिर पर हाथ रख कर कहना चाहते थे कि प्रिंसेस हमें आप पर बहुत गर्व हो रहा है, पर वो नहीं कर सकते। वही माहिरा को अरन्या को देखकर जलन के साथ गुस्सा भी आ रहा था, वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। अरन्या उसे सभी चीज़ों में परफेक्ट है। जो अरन्या से कहती है, तुम डॉक्टर एम कैसे हो सकती हो अरन्या, तुम तो गांव में रहती हो ना। अब अरन्या की सबर भी जवाब दे दिया, वो उसे कब से बर्दाश्त कर रही थी। वैसे तब भी सुन जब माहिरा डॉक्टर यादव से कह रही थी कि वो गांव से आई थी। वो माहिरा को देखकर गुस्से में कहती है, शट अप। तो माहिरा थोड़ा डर गई। अरन्या कहती है, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, इज़न्ट इट ऑब्वियस दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद यू? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ? और तुमने कल भी गांव ऐसा कुछ कहा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं पड़ी हूँ। अब भी तुम उस डॉक्टर से कह रही हो कि मैं गांव से आई हूँ और मेरी दी हुई मेडिसिन की वजह से दादी का ये हॉल हुआ। मैं तुम सबको किस नज़र से गांव की लगती हूँ? तो सब अरन्या को ध्यान से देखने लगते हैं। अरन्या ने एक ब्लैक कार्गो पेंट ब्लैक क्रॉप टॉप, उसके ऊपर ब्लैक वाले जैकेट पहना था। बाल खुले हुए थे, हाथों में ब्रांडेड वॉच, पैरों में ब्रांडेड शूज़। तो माहिरा कहती है, 2 साल पहले मैंने दादी को तुमसे बात करते वक्त सुना था कि तुम गांव में हो। तो अरन्या दादी की तरफ देखती है तो दादी कहती है, बातें सुनना इसका आदत है बेटा, ये तब की बात है जब तुम 2 साल पहले वो कंट्री साइड गई थी। तो अरन्या हल्का मुस्कुराती है और माहिरा को एक बार नीचे से ऊपर तक देखती है, फिर उससे कहती है, फिर योर कैंड इन्फॉर्मेशन, आज तक मैंने दादी को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ। मैं बस दादू को बताया कि लंदन में हूँ। तो माहिरा और बाकी घर वाले शौक हो जाते हैं। और जो गांव की बात तुम कर रहे हो ना, प्रिमरोज हिल है। मैं वो उस वक्त हॉर्स राइडिंग के लिए गई थी। फिर कहती है, सच कहते हैं लोग, आधी बात सुनना नहीं चाहिए। मैं ये 3 दिन पहले आई थी, फिर भी आप सब लोगों को मैं गांव की लगी। तुम आंधी और बेवकूफ़ हो मिस सिंघानिया, और तुम्हारे बात पर ये लोग यकीन किया है, मतलब ये लोग भी अंधे और बेवकूफ़ है। और दादू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप सब ने कैसे सोच लिया कि वो मुझे गांव भेजे हैं? तो सबकी सिर शर्म की वजह से झुक गई। तभी वह निहाल आकर गेट नॉक करता है तो अरन्या कम इन कहती है। तो निहाल अंदर आकर कहता है, बॉस अपने जो मेडिसिन मंगवाई थी, पर बॉस अभी के लिए सिर्फ एक ही बोतल मिला है। तो अरन्या कहती है, यू वांट अनदर बोतल विद इन 2 days, ही डोंट नो व्हाट यू विल डू। तो वो अरन्या से ओके बॉस कहकर चले जाता है। उसके जाने के बाद अरन्या दादी को मेडिसिन खिलाती है। फिर दिग्विजय जी की तरफ देखकर कहती है, दादू आपको याद है न, मैंने एक सर्वेंट को निकाल दिया था। तो दिग्विजय जी भी है में सिर हिला देते हैं। तो वो फिर कहती है,
वो सर्वैन 4 या 3 महीनों से दादी को स्लो पॉइजन दे रही थी। मुझे उस पर डाउट था, फिर जब मुझे कन्फर्म हुआ तो मैंने उसे पकड़ लिया। ये कहकर वो अपनी अंकों के कोने से माहिरा को देखने लगी, जो पकड़ने की बात सुनकर घबरा गई। फिर कहती है, पर उसने खुद को मार दिया। ये सुनकर हर्षित कहता है, आपको मुझे बताना था ना प्रिंसेस, अगर उसने आपको कुछ किया तो। ये सुनकर वो हर्षित को घूरने लगती है। तो हर्षित कहता है, मुझे न सही दादाजी को तो कह सकते हो न दादी भी कहती है बच्चा, अगर आपको कुछ हो गया तो अरण्या उन्हें शांत करते हुए कहती है, दादी मुझे कुछ नहीं होगा और अब आप टेंशन मत लीजिए और अब थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। अब आपको 1 हफ्ते तक वॉमिटिंग होगा, उसके बाद आपकी बॉडी से पूरा पॉइजन निकल जाएगा। अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर वो चली गए। उसके जाने के बाद अरमान जी दिग्विजय जी से पूछते हैं, पापा जब हमने उस वक्त आपसे पूछा कि क्या आप अरु को गाँव भेजा था, तब अपने जवाब क्यों नहीं दिया? हमने आपकी चुप्पी को हाँ समझा। तो दिग्विजय जी ने कहा, हम तब भी आप सबसे कहा कि उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, और अब भी वही कह रहा हूँ, आप सबको उससे कोई लेना देना नहीं है। और माहिरा की तरफ देखकर कहते हैं, तुम बार बार उसको गांव की कह रही थी न, तुम्हें पता है वो 12 साल की उम्र में की अलग अलग कोर्सेज से मास्टर्स की डिग्री हासिल किया है, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तुम उसके बराबर क्या उसके आसपास भी नहीं हो? गांव वालों को भी तुमसे ज़्यादा नॉलेज होगी। ये सुनकर सबको बहुत हैरानी हुई। सिर्फ 12 साल में मास्टर्स, मतलब अरण्या उनकी सोच से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब सबको अरण्या पर और भी प्राउड फील होता है। वही माहिरा के तन बदन में आग लग गई। वो फिर सबको देखकर कहते हैं, अब सब लोग बाहर जाइए, रुक्मिणी को आराम करना है। तो सब लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। रूम से बाहर आके दिव्या जी थोड़े गुस्से से माहिरा को देखकर कहती है, किसी को कुछ कहने से पहले पूरी बात जान लो। तो माहिरा अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, आई एम सॉरी मॉम, मुझे दादी की चिंता हो रही थी इसलिए आई एम सॉरी मॉम। पर दिव्या जी इस बार नहीं पिघलती। माहिरा अपना रोना बंद करो और स्ट्रांग बनो, तुम्हारे रोने से चीजें ठीक नहीं होते। इतना कहकर वो चली गए। फिर सब लोग एक एक करके चले गए। माहिरा अपनी पैर पटकते हुए कहती है, अब मुझे कुछ करना होगा वरना सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। फिर वो भी चली जाती है। तो आज के लिए इतना। हाई गाइस, मिलते हैं अगले भाग में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। बाय।